2013 से तैयारी शुरू की थी आर्मी में जाने के लिए। मैंने सपना तो 8th क्लास से देखना शुरू कर दिया था क्योंकि पिताजी क्या करते हैं? माता जी तो हाउस वाइफ हैं, पिताजी फार्मर हैं। मेरा एक छोटा भाई है और मेरी 2 सिस्टर हैं, जिनकी जिम्मेदारी मैं ही घर में बड़ा हूँ। मैं तो फ़िलहाल सब कुछ क्लियर करके बैठा हूँ, लेकिन इस सरकार की कुछ गलतियाँ रही हैं जिससे आज भी हम यहाँ भटक रहे हैं। मैंने भी उसके बाद एक होटल में वेटरगिरी करी है और मैडम किसी का सामना नहीं कर पाते हैं, जाते हैं किसी से बात ही नहीं करते, चुपचाप रहते हैं अपने अकेले। बाकी हमारा तो पूरा मैडम घर परिवार सब बर्बाद ही है। अब कैसे इतनी महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, कैसे घर का खर्चा चलेगा कुछ समझ नहीं आता। किसान परिवार का एक बेटा क्यों आगरा से दिल्ली आया है, गाजियाबाद आया है अपना प्रदर्शन दर्ज कराने, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आपको पहले बता दें यहाँ पर हम क्यों मौजूद हैं। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी जो है, कहा जा रहा है, दावा है कि 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जिन्हें आज तक भर्ती पूरी होने के बावजूद भी वो ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं मिल पाया है। तो बात करते हैं, आगरा से आए हैं आप अभिषेक, आगरा से गाजियाबाद आना हुआ, दिल्ली आना हुआ, दिल में ऐसा क्या है जो यहाँ खींच लाया आपको? आपको लगा कि यहाँ आपकी कुछ ऐसी बात है जो सरकार सुनेगी? हाँ मैम, सरकार से बस यही उम्मीद लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने करीब 2013 से तैयारी शुरू की थी आर्मी में जाने के लिए। बस ये वही एक सपना होता है जो किसान के 2013 और आज हम 2024 में कदम रख चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले आप इस बात से शुरुआत कीजिए कि कब आर्मी में जाने का सपना देखा था, कहाँ से ये सपना शुरू होता है, कब सोच लिया था कि आर्मी में जाना है, एग्जाम देना है और माँ बाप को जो है, माता पिता को प्राउड फील करवाना है? मैडम, मैंने सपना तो 8th क्लास से देखना शुरू कर दिया था क्योंकि फ़ौज में जाने के लिए 10th क्लास ही बहुत होता है। क्योंकि एक थल सेना के लिए जवान की ज़रूरत होती है, इतनी क्वालिफ़िकेशन की इतना कुछ नहीं होता है। तो मैंने 8th क्लास से देख लिया था। जिस टाइम में 2013 की बात है, 2015 में मैंने हाई स्कूल कर ली थी। तो मैं करीब हाई स्कूल करने के लिए भी मैं 8 किलोमीटर जाता था साइकिल से। मतलब फ़ौज में जाना है तो 10th को तो कर ही लो। लेकिन कभी आपने कहा कि मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि फौज में जाना है मुझे, लेकिन अपने माता पिता के बारे में थोड़ा बताइए। क्या उन्हें ये सुनकर अच्छा लगा या उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, मशक्क़त है और बॉर्डर पर आप रहेंगे या फिर देश की सेवा करने के लिए कहीं भी आपको भेजा जा सकता है? एक्चुअल में क्या था मैडम, मेरे गांव से, जो मैं जहाँ से गांव से बिलोंग करता हूँ, उसमें अभी तक कोई भी सैनिक नहीं है। पिताजी क्या करते हैं आपके, माता जी क्या करती हैं? माता जी तो हाउस वाइफ हैं, पिताजी फार्मर हैं। मेरा एक छोटा भाई है और मेरी 2 सिस्टर हैं, जिनकी जिम्मेदारी मैं ही घर में बड़ा हूँ। और फार्मर का तो आपको पता है, खेती में कभी नुकसान तो कभी फ़ायदा। तो मैंने जब फ़ौज का सपना देखा था 2013 में, तो 15 में हाई स्कूल करी मैंने। तो हाई स्कूल के बाद फिर मैंने 12th किया, फिर मैंने कॉलेज में गया, आगरा में ही कॉलेज, आगरा में NCC सर्टिफिकेट। वहाँ से 3 साल में मैंने जो एक कोर्स होता है उसको किया मैंने आर्मी में जाने के लिए। उससे क्या होता है कि मैडम, मैंने करीब 8 साल फिजिकल की तैयारी की, सड़कों पे रनिंग की मैंने 8 साल। और NCC का जब सर्टिफिकेट्स मेरे पास आया तो उससे क्या होता है, आर्मी के अंदर एग्ज़ाम नहीं देना होता है। हम गांव से बिलोंग करते हैं तो पढ़ाई में टाइम दें या रनिंग में टाइम दें, तो मैंने 8 साल केवल दौड़ने में अपना टाइम दिया और उधर NCC भी करी, जो देश के प्रधानमंत्री करके बैठे हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 8 साल आपने दौड़ लगाई, लेकिन वो जो फिनिशिंग लाइन है वहाँ तक आप अभी तक नहीं पहुँच पाए? मैं तो फ़िलहाल सब कुछ क्लियर करके बैठा हूँ, लेकिन इस सरकार की कुछ गलतियाँ रही हैं जिससे आज भी हम यहाँ भटक रहे हैं। जी। अच्छा, एग्ज़ाम के बारे में हम जानना चाहें उससे पहले आपके परिवार के बारे में ही मैं बात करूँगी। किसान परिवार से आते हैं, आपने कहा गरीब परिवार से आते हैं, कितनी कमाई होती होगी एक गरीब परिवार की, और शायद इसलिए भी आप चाहते हैं कि पिताजी के जो कंधे का बोझ है वो थोड़ा कम कर सकूँ, परिवार की जिम्मेदारी उठा सकूँ? कमाई का तो ऐसा है कि मैंने भी उसके बाद एक होटल में वेटरगिरी करी है। अपनी जो भी अपना खर्चा होता था, जूते से लेके, कपड़े से लेके, खाने तक, मैंने कभी अपने माता पिता से नहीं बोला। ये कब की आप बात बता रहे हैं, कौन से साल की? मैं जब तैयारी करता था उस टाइम की, क्योंकि फ़ौज की तैयारी करने साथ साथ खर्चा भी निकल जाए। मैं वेटरगिरी करता था एक होटल में, और साथ साथ थोड़ा जितना भी होता था कहीं ना कहीं से करके अपना जो अरेंज करके अपनी तैयारी करता था। क्योंकि किसान परिवार, 2 बहन, 1 भाई, फिर माँ, अब कितनों का खर्चा उठाएंगे। फादर ही तो अकेले बस। और
इसीलिए मेरी तैयारी जारी रही। लेकिन मैंने एनसीसी भी करी। एनसीसी का मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा नुकसान मिलेगा मुझे, जो अब मैं किसी को कह नहीं पाता हूँ कि आप एनसीसी ज्वाइन करो, क्योंकि एनसीसी ज्वाइन करने से मैं ही घूम रहा हूँ। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं और विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज हैं वो भी एनसीसी कैडेट हैं। उन्हें हमारे समझना चाहिए कि एनसीसी कैडेट कितनी मेहनत के बाद वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। आर्मी में आने के लिए मैंने मेडिकल और रनिंग सब कुछ क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया। सी सर्टिफिकेट वालों का आर्मी में एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। और डायरेक्ट ज्वाइनिंग यानी आपको स्लिप है, मिल गई? जी 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 मिल गई थी, जी। वो घर पे रखी है। बस यही है मैम अभी तो फिलहाल। लेकिन आपने कहा कि 8 साल जो है वो आपने तैयारी में लगाए। 2018 में आई थी आगरा के अंदर भर्ती। 2018 के बाद 2019 में भर्ती ना आने का सबसे बड़ा कारण था विदेश के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप करके, वो 2019 में ताजमहल घूमने आए थे, तो बच्चों की भर्ती नहीं आई आगरा के अंदर। 2019 में आई नहीं, 2020 में कोविड आ गया। तो 2018 के बाद मेरी जब मैं अंडर एज था, उस टाइम मेरी एज होती तो मैं भर्ती हो जाता। मैं अंडर एज देखता 45 दिन अंडर एज था, तो मैंने बोला 2019 में देख लेंगे। 2019 में भर्ती नहीं आई, जब मैं एज के अकॉर्डिंग हो गया था। फिर 2020 में नहीं आई, फिर 2021 में जो भर्ती आई उसमें वो मेरी मैडम आखिरी और पहली वही भर्ती थी बस। उसमें मैंने सारा कुछ क्वालिफाई करके, घर में खुशी का माहौल था, सब रिश्तेदारों में माहौल था कि बट अब तो ये फ़ौज में हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, सारी टेंशन। अब क्या कहते हैं वो लोग? आपने कहा कि सभी ने सोच लिया कि फौज में चला गया, अब वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग तो मैडम ये कहते हैं, कहीं नहीं झूठा होगा, अभी तक यहीं घूम रहा है। मैडम जो मिलते हैं जिनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई, वो तो ये कहते हैं कब छुट्टी आए हो, तो उनसे हम ये कहते हैं अभी गए नहीं है। सरकार के इस जो हमारे ऊपर कर रही है उससे हम तो जा ही नहीं पाए अभी तक। और मैडम किसी का सामना नहीं कर पाते हैं, जाते हैं किसी से बात ही नहीं करते, चुपचाप रहते हैं अपने अकेले, जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, छोटी मोटी खर्चा चलता है। अभी आप कह रहे हैं छोटी मोटी जॉब करते हैं, क्या इस वक्त कैसे अपना खर्चा कर पा रहे हैं आप? फिर से मैडम उसी जो मैंने आपको जॉब बताई उसी को ज्वाइन करे हुए हैं अभी भी, लेकिन इसमें भी तो आना ज़रूरी है, ये भी अपना हक है, इसको कैसे छोड़ देंगे। एज रिलैक्सेशन पर क्या बताएंगे लोगों को? अगर आप समझा कर बता पाएँ कि एज का क्राइटेरिया यहाँ कितना ज़रूरी हो जाता है, और अगर रिलैक्सेशन ना दी जाए? मतलब रिलैक्सेशन ना दी जाए और मैडम अगर दी जाए तो इनमें से अभी ये कोई नहीं है कि दोबारा से उस प्रक्रिया को पूरा कर सके, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है वो अभी सडनली ये 2-2 साल से घूम ही रहे हैं। अब हम आगे किसी भर्ती को पूरा करने के लिए हम फिर से, जैसे हमें बोला गया था कि आप जितने भी पेंडिंग वाले बच्चे हैं वो आपको पेंडिंग वो भर्ती कैंसिल की जाती है, आप अग्निपथ के थ्रू आइए। लेकिन हमारी 2 साल हमें डार्क में रखा गया और भ्रम में रखा गया कि आपकी होगी, तो उस समय हमारी सबकी एज निकल चुकी थी। अगर एज भी होती तो ये 2 साल में नहीं कर पाते इसको फिर से क्वालिफाई। सबसे बड़ी बात ये है कि 2 साल तक तो भर्ती इन्होंने कराई नहीं हमारी। तो जब ये अग्निवीर भर्ती आई तो उसमें 1 साल में 2 करा दी, अटेंडम हमारा क्लियर करके फिर बोला कि आप दोबारा अप्लाई करो। 2 महीने में इतनी जल्दी कुछ नहीं हो पाता मैडम, इसीलिए अब एज था वो सारे ओवर एज ही हैं उसी भर्ती में सरकार से आप क्या कहेंगे? सरकार से मैं मैम यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो पेंडिंग भर्ती है उसको करा दें। इसमें करीब मैडम 10 से 15 लाख बच्चों के भविष्य और परिवार का भविष्य अटका हुआ है। बाकी हमारा तो पूरा मैडम घर परिवार सब बर्बाद ही है। अब कैसे इतनी महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, कैसे घर का खर्चा चलेगा, कुछ समझ नहीं आता मैडम। अच्छा, आप और आपके साथी जो हैं वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी मिले, उनसे कोई आश्वासन मिला, कोई बातचीत हुई, कोई उम्मीद बंधी वहाँ पर? मैडम आश्वासन के लिए गए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन मैं अपने भाइयों को संदेश देना चाहूँगा, 1.5 लाख युवा हैं कि या वो अपने सपने को भूल गए हैं या पता नहीं उनकी समझ नहीं आ रहा या किसी से डरे हुए हैं, अपना हक नहीं मांग रहे हैं। ये मैडम ये लोकतंत्र में उन्हें नहीं लगता कि लग रहा है, उनको पता नहीं कहाँ डर है उनके अंदर। पहले FIR भी हो चुकी हैं, कि सरकार मैडम तानाशाही तरीके से उनके ऊपर FIR करती है, तो मैडम वो डरे हुए हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग घरों से निकलो तभी कुछ होगा, क्योंकि मैडम मैंने ये देखा है कि मैडम सरकारें झुकती हैं लेकिन झुकाने वाला चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ बात करने के लिए। आपने तमाम बात जो है सुनी, हम चाहते हैं आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर। हमने आपको पहले भी न्यूज़ तक पर इस तरह की कवरेज दिखाई है, इन सभी छात्रों से बातचीत हमने पहले भी की है। आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं, क्या आप इन छात्रों के समर्थन में हैं
या नहीं, ये भी अपनी राय में बताएं। और देखते रहिए न्यूज़ तक। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।